आज की क्लास पे आते हैं और आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को रूरल डेवलपमेंट में? पहले ही बताओ। टिल नाउ No, एनी? sir. नो, No, sir. नो प्रॉब्लम्स। नाउ अब बच्चे आज की क्लास स्टार्ट करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आज का टॉपिक हमारा क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नाउ अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज मार्केटिंग। पहले हम मार्केटिंग वर्ड को समझेंगे, फिर पूरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग वर्ड को समझेंगे एंड फिर उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम समझेंगे कि फार्मर्स में एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम्स है। फिर हम देखेंगे कि व्हाट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और इसके बाद लास्ट में हम इसमें देखेंगे दैट इज ऑल्टरनेट जो चैनल्स फॉर द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो ऐसे पूरा एक ये टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मार्केटिंग वर्ड। केवल मार्केटिंग वर्ड की बात करें, एनीवन हु कैन डिफाइन द मार्केटिंग वर्ड इन योर ओन लैंग्वेज? व्हाट डू मीन बाय मार्केटिंग एंड व्हाई वी नीड मार्केटिंग? So when the buys and sells its products and services, that is marketing. फिर सेलिंग क्या How होती they है? advertise it, how अब देखो they market it. सेलिंग तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द कमोडिटीज तो क्या होता है? सेलिंग होती है। फिर मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग और सेलिंग बोथ आर द सेम। When they promote their goods and services. ओके, और कुछ कॉमर्स वाले बच्चे बताओ, बहुत अच्छे से बता सकते हैं मार्केटिंग, क्योंकि उनके बीएसटी में पूरा एक चैप्टर है। तो मार्केटिंग जो है बेसिकली इज ए वेरी वाइड कंसेप्ट। इट्स नॉट रिलेटेड टू द सेलिंग कि बाई एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ही नहीं, से रिलेटेड नहीं है ये। मार्केटिंग इज ए वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड विच इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप्स। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आती है एंड मार्केटिंग स्टार्ट फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड ऑफ प्रोडक्ट एंड टिल द पोस्ट सेल सर्विसेज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केटिंग इतना सब कुछ इंक्लूड करती है। मतलब जब जैसे सपोज आप कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले आप जब प्रोडक्ट बनाओगे तो आप ये देखोगे कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट, डिमांड क्या है, नीड क्या है लोगों की। सबसे ज़्यादा वही प्रोडक्ट बनाओगे तभी तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। तो सबसे पहले आप रिसर्च करेंगे कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज़ द नीड, व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करेंगे, जब आप डेटा कलेक्ट कर लेंगे लोगों की टेस्ट प्रेफरेंसेज, उनकी है ना लाइक डिसलाइक, उनके प्रोडक्ट की नीड और उनकी डिमांड सारी आइडेंटिफाई कर लोगे। देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन मेकिंग द प्रोडक्ट्स, डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करना वो सारा स्टार्ट करेंगे। देन आप सारा बिजनेस स्टैब्लिश करके वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। देन उसके बाद में आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद क्या होता है, फिर आता है कि केवल प्रोडक्शन करना इज़ नॉट इनफ। अब आता है कि उसके बाद में आपको कि मार्केटिंग करनी पड़ेगी, प्रमोशन, सारे एडवर्टाइजमेंट और बहुत सारी चीज़ें होती है मार्केटिंग के अंदर। देन आपने मान लो प्रोडक्ट मार्केटिंग करके सेल भी कर दिया तो भी ये इनफ नहीं है। अगर आपको और सेल्स इंक्रीज करनी है, नए कस्टमर्स जोड़ने हैं और पुराने को वापस रिपीट करना है, देन आपको फिर उसमें पोस्ट सेल सर्विसेज, जैसे आज आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे एयर कंडीशनर, वॉट एवर कुछ भी। तो जैसे मान लो दो कंपनी, एक कंपनी है जो केवल प्रोडक्ट को सेल कर रही है, उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, पोस्ट सेल सर्विसेज, और एक है जिसकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे आप? सर्विस अच्छी है, पोस्ट सेल सर्विसेज मतलब आपका प्रोडक्ट आपके पास आ गया, उसके बाद भी उसकी सर्विस बहुत अच्छी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तुरंत कंपनी उसको आपको सॉल्व कर देती है, तो आप वही प्रोडक्ट खरीदेंगे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका Yes. मतलब मार्केटिंग केवल एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स टू द पोस्ट सेल सर्विसेज। आई होप ये समझ में आ गया बेसिक वर्ड्स मार्केटिंग। Yes, अब sir. मार्केटिंग क्यों जरूरी है? अगर हम कॉमन में बात करें कि व्हाई इज मार्केटिंग इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रोड्यूसर इन जनरल? So for the best price. फॉर बेस्ट प्राइस, फॉर द इंक्रीजिंग प्रॉफिट। यस For और नो? better अगर sales. आपके अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्राइस आपको चार्ज करनी है और ज़्यादा सेल्स करनी है और मार्केट शेयर बढ़ाना है, आपको लीडर बनना है, तो डेफिनेटली आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो बिना मार्केटिंग के आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी नहीं ले सकते, आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकते, आप अपना मार्केट शेयर नहीं बढ़ा सकते। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम चलते एग्रीकल्चर मार्केटिंग।
तो अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब हम यही कह सकते हैं कि इट स्टार्ट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ लैंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वालिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ लैंड, कि भाई लैंड की फर्टिलिटी क्या, फार्मर को पहले चेक करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो सीड्स और यूज़ करें, फिर उनके मार्केट में हाई यील्ड सीड्स कौन से अवेलेबल है वो पता होना चाहिए, फिर वो उनको यूज़ करें, फिर प्रॉपर केमिकल फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़, हार्वेस्टिंग, फिर हार्वेस्टिंग करने के बाद में उसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, देन फाइनली प्रोडक्ट सेल करें, फिर उसके बाद में सेल करने के बाद में पोस्ट सेल सर्विसेज, ये सारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट होगा। बट क्या फार्मर ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं? डू यू थिंक कि फार्मर्स ये मार्केटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? यस और नो? Not majority of them. दे डोंट नो। और यही रीजन है कि फार्मर्स को क्या हो रहा है कि उनके प्रोडक्ट की बेस्ट प्राइस नहीं मिल रही है, और इसी वजह से फार्मर्स क्या कर रहे हैं, सुसाइड्स कर रहे हैं या वो माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इज नॉट अ प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन इन इंडिया, बिकॉज वो जानते नहीं है बिना मार्केटिंग के। देखो आप अपना प्रोडक्ट चाहे कितना अच्छा प्रोडक्ट हो, जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक वो आपका सेल नहीं होगा, आपका प्रॉफिट सारा बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है फार्मर्स के लिए और व्हाट इज़ मार्केटिंग फॉर द फार्मिंग। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो देखो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट सिंपली रेफर टू द फार्मर्स एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग देयर प्रोडक्ट टू द मार्केट फॉर द सेल। केवल इससे मतलब नहीं है, ये तो कर रहे हैं फार्मर्स कि वो क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए तो आ रहे हैं, बट इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, है ना, और प्रोसेस विच हेल्प इज गेटिंग बेस्ट प्राइसेस। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो गई? एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। तो ये डेफिनेशन हो गया। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बच्चे? यस और नो? Yes. ना अब उसके बाद आता है बच्चे इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, और जिसकी वजह से उनका बेस्ट प्राइस उनको नहीं मिल रही, तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो इनके कीवर्ड्स मार्क करो। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ रहा है वो फार्मर को क्या आ रहा है, देखिए कि फॉल्टी वेट्स एंड मैनिपुलेशन अकाउंट्स। तो ये एक अंडरलाइन कर लो आप, फॉल्टी वेट और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ये हमारे कीवर्ड्स हो गया। देन उसके बाद में फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या आ रही है, फार्मर्स who did not have the required information prevailing in the market। तो मतलब इंफॉर्मेशन उनको प्रॉपर अपने दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्राइसेस इन द मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन से आप जानते हो बहुत सारा नुकसान होता है, वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते प्रॉपर ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टोरेज, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया बेसिकली, कि जैसे मान लो फार्मर्स क्या करना चाहते हैं, जैसे मान लो अभी उनकी क्रॉप्स हार्वेस्टिंग हुई, वो मार्केट में बेचने गए, अचानक प्राइस कम हो गई क्योंकि सारे फार्मर्स बेच रहे हैं। अब वो कुछ फार्मर्स उसको होल्ड करना चाहते हैं कि यार अभी प्राइस कम है बाद में बेच देंगे, बट वो होल्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टोरेज नहीं है। अगर वो घर पे रखेंगे तो वो सारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, फिर उनको फोर्सफुली क्या करना पड़ता है, सेल करना ही पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उनको। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट आ गया, स्टोरेज फैसिलिटीज़ ये नहीं है फार्मर्स के पास। ठीक है, ये कीवर्ड मार्क कर लिया आपने? Yes, sir. देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज, इसमें आ गया पर्टिकुलरली क्या हो गया, इसका कीवर्ड्स हम देखें तो सेक्टर ले ले, क्योंकि तो प्रॉब्लम देख रहे हैं ना अपन, तो प्रॉब्लम या लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन ले लो या प्राइवेट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं उसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है। तो दोनों में से कोई सा भी कीवर्ड आप मार्क कर लो। आप चाहो तो लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर लो या फिर प्राइवेट सेक्टर, दोनों में से कुछ भी आप कीवर्ड मार्क कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम बन रही है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है, बेसिकली प्रॉफिट, वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को। अगर गवर्नमेंट का रोल होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, कहीं ना कहीं फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है उसमें आएगा डिस्ट्रेस सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्ट्रेस सेल। क्या होता है ये, तो बता सकता है? डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है जैसे फार्मर्स क्या करते हैं, कहाँ से लोन लेते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, जैसे जमींदार, लैंडलॉर्ड, है ना, और ट्रेडर्स और इनसे। तो अब वो क्या करते हैं, जब लोन देते हैं तो पहले कंडीशन रख देते हैं, भाई हम आपको लोन इसी कंडीशन पे देंगे कि जब आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आएगा, जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो हमारे को इस प्राइस पे ये आपका प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। वो पहले ही डील कर लेते हैं।
तो इसका मतलब उनको फोर्सफुली कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा, बिकॉज वो पहले से क्या कर चुके हैं, कमिट कर चुके हैं, बिकॉज उनको पैसा चाहिए था। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। देखो, सेल एट ए वेरी लो प्राइस, ठीक है, उनको बहुत ही कम प्राइस पे बेचना पड़ता है। और क्यों बेचना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उनकी ये मजबूरी हो गई, बिकॉज उन्होंने उनसे लोन लिया है और वो पहले से ही डील कर चुके हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये डिस्ट्रेस सेल हो गया। देन उसके बाद में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, देयर आर नो प्रॉपर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट आ गया। तो स्टोरेज वाला, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये सारे हमारे पास कीवर्ड्स आ गए। तो बताओ एक बार कीवर्ड्स क्या क्या हो गए। फर्स्ट क्या आ गया, फॉल्टी वेट एंड मैनिपुलेशन, Faulty weighing. देन इंफॉर्मेशन, देन स्टोरेज, देन लैक ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट या डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, डिस्ट्रेस सेल और रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आ सकता है सेपरेट कि व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स एंड प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर मार्केट इन इंडिया। तो आप ये कीवर्ड्स याद करके देखो, कीवर्ड्स याद करने से कितना इजी हो जाता है। ऐसे कितना बोरिंग सा लग रहा था कि यार इतना कैसे याद होगा, है ना, कितना डिटेल, कितना बड़ा डिटेल है ना। अब जैसे हमने कीवर्ड मार्क किए, ये अब लग रहा है कि यार ये तो बहुत ईजी हो गया, बिकॉज कीवर्ड से तुरंत हम इसको याद कर सकते हैं। उस कीवर्ड याद रखा, सेंटेंस आप अपने खुद बना लो, उससे बहुत इजी हो जाता है। बस आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं और बाकी, और कीवर्ड्स का एक तो याद रखना इजी हो जाता है, दूसरा आपका क्या होता है कि आपका आंसर भी कंप्लीट, क्योंकि कीवर्ड से आप कोई भी चीज़, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें आप सारा कवर कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो बताओ मीनिंग एंड ऑब्स्टेकल्स क्लियर है क्या? यस और नो? Yes, sir. नाउ अब हमने देख लिया कि व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। नाउ हम देखेंगे कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया इसका, टारगेट स्टडी का, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो आप देखो स्कैनर जब आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है मोर एंड लेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक पूरा 6 मार्क्स का आ सकता है कि व्हाट द स्टेप्स एंड टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो आपको शॉर्ट में इनका सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, या पर्टिकुलर एक या दो पॉइंट पूछ ले आपसे, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे शॉर्ट नोट्स आ जाए, या एनी 2 पॉइंट्स, एनी 2 मेजर्स एक्सप्लेन, एनी 1 मेजर्स एक्सप्लेन। तो ऐसे किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। तो अल्टीमेटली हमारे को क्या निकल के सामने आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स तैयार करना, मतलब पॉइंट्स को याद करने के साथ साथ इसका प्रॉपर शॉर्ट नोट्स हमें तैयार करना। तो ये हमें फाइनली निकल के आ रहा है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके हमें प्रॉपर शॉर्ट नोट्स तैयार करने होते हैं। तो देखिए अब मेजर्स क्या लिए, तो 5 मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने, और ये मेजर्स कहाँ से आ रहे, प्रॉब्लम से। तो जैसे कई बार अपन भूल जाते हैं कि यार गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए थे, तो आप तुरंत प्रॉब्लम्स को याद कर लो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो प्रॉब्लम्स को याद करके आप तुरंत ये देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम ही क्या था, क्या था सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही, बताइए। So faulty weight. फॉल्टी वेट एंड Faulty मैनिपुलेशन। or manipulation. बस उसी को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रेगुलेटेड मार्केट। अब क्या होता था, एक तो ये होता था फॉल्टी वेट, दूसरा क्या होता था बेसिकली बच्चे जब सारे फार्मर्स मार्केट में बेचने जाते थे, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसी की डोमिनेंसी थी, तो जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो प्राइस को बहुत कम कर देते थे, मैनिपुलेट कर देते थे प्राइस को, फिर फॉल्टी वेट करते थे, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से फार्मर को उनकी बेस्ट प्राइस अपने प्रोडक्ट की, इतनी मेहनत से वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, और उसके बाद में उनको प्रॉपर पैसा नहीं मिल रहा। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेटेड मार्केट का कॉन्सेप्ट लेके आई। रेगुलेटेड मार्केट क्या है कि गवर्नमेंट ने ऐसे मार्केट डेवलप किए जिसके अंदर विच कंसिस्ट द 3 मेंबर्स, 1 मेंबर फ्रॉम फार्मर्स, 1 मेंबर फ्रॉम ट्रेडर्स एंड 1 मेंबर फ्रॉम गवर्नमेंट। तो इसका मतलब पहले क्या होता था, केवल ट्रेडर्स ही सारा मार्केट को मैनिपुलेट करते थे, कंट्रोल करते थे। नाउ अब गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट डेवलप कर दिया, मतलब विच इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय ऑल 3 पार्टीज। 3 पार्टीज कौन हो गई, गवर्नमेंट, ट्रेडर्स और फार्मर्स। तो तीनों के मेंबर्स उसमें होते हैं। अब जो ट्रेडर्स है वो अपनी मोनोपोली नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज उसमें फार्मर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। नाउ अब जो प्राइसेस डिसाइड होगी वो मैनिपुलेट नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो सकती, और
बाकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे फॉल्टी वेट्स और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, वो सारी प्रॉब्लम क्या होगी, वो मिनिमाइज हुई। तो गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट, तो सबसे पहले आप बताओगे कि व्हाट वाज द रेगुलेटेड मार्केट। मतलब गवर्नमेंट डेवलप्ड द रेगुलेटेड मार्केट विच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टीज या 3 मेंबर्स फ्रॉम, वन इज फार्मर्स, और ये बता दोगे आप। देन उसके बाद में बताओगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा। तो देखो शॉर्ट नोट्स तैयार करने के लिए इसमें 3 कीवर्ड्स मार्क करने। फर्स्ट मीनिंग, सेकंड इसमें आपको उसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, कि वो डेवलप करने से क्या बेनिफिट हुआ, और थर्ड इसमें ड्रॉबैक्स। तो 3 पार्ट में पूरा आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो मीनिंग आप बता दोगे। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंस क्या मिला, कि दिस मेजर टारगेट ऑर्गेनाइज मार्केट टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। एंड देखिए मार्केट कमिटीज एंश्योर दैट द फार्मर्स गेट रीजनेबल प्राइसेस। तो रीजनेबल प्राइस मतलब जो प्रॉब्लम थी, मैनिपुलेशन अकाउंट्स हो रहा था, फॉल्टी वेट हो रहा था, प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रही थी, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वही सारे इसके सिग्निफिकेंस बन गए ना। उसके बाद ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स क्या हुआ, इनएडिक्वेंसी। इनएडिक्वेंसी मतलब अभी भी इंडिया के अंदर रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट बहुत ज़्यादा है, बट डेवलप अभी क्या हुए, बहुत ही लिमिटेड हुए। तो उसमें बता रखा है कि देयर इज स्टिल नीड टू डेवलप अबाउट 27,000 रूरल periodic markets as regulated market places to realize the full potential of rural। तो मतलब अभी गवर्नमेंट को और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो अभी रेगुलेटेड मार्केट जो डेवलप हुए हैं, दे आर वेरी इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट इसका एक ड्रॉबैक आ गया, और ये डेटा आपको बता देना है। तो बताइए एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा क्या इस पे, कैसे और नो रेगुलेटेड मार्केट पे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, बोलो। सबसे पहले क्या करेंगे, Meaning, significance, drawbacks। आई होप ये 3 वर्ड से आप रीडिंग लगाओ और अपनी लैंग्वेज में देखो। अगर आईटी में आपने सारे डिटेल को याद करना लग गए तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप बस कीवर्ड्स लिख लो और रीडिंग लगाओ और अपनी लैंग्वेज में इनको लिखो। इस तरीके से आप बहुत इजी कर सकते हैं। आगे चलें अब, बोलो। No, sir। नो, ओके नाउ अब आगे चलते हैं बच्चे। दैट इज प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आपने देखा था ड्रॉबैक्स में जैसे वेयर हाउसेज नहीं थे, और क्या देखा था आपने, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका मतलब आज देखो एग्रीकल्चर, हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ। और डेवलप क्यों नहीं हुआ, आप मेरे को ये बताइए कि कोई भी एमएनसीज कंपनी, एक भी एमएनसी कंपनी आप बता सकते हैं जिसने आके रूरल एरियाज में इन्वेस्ट किया हो। कोई इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, क्या उन्होंने किया हो। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर आपने देखा था, एलपीजी में भी देखा था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज नेग्लेक्टेड। तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ना एफडीआई हुआ, ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया। तो बस जो कुछ इन्वेस्टमेंट करी वो गवर्नमेंट ही करी है, बाकी कुछ हो नहीं रहा। तो इस वजह से ओवरऑल हमारे एग्रीकल्चर में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, ये सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। तो ये पहले आप बता दोगे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स विच इंक्लूड द रोड, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेज, ये बता दिया। देन अब उसका सिग्निफिकेंस कि जैसे गवर्नमेंट ने रोड्स बना दी तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। रोड्स बनाने से फार्मर्स क्या करेंगे, अपनी क्रॉप्स को डिस्टेंस प्लेस पे जाके बेच सकते हैं जहाँ अच्छी प्राइस मिल रही है। गवर्नमेंट ने मान लो वेयर हाउसेज बना दिए, तो उससे क्या कर सकता है, फार्मर अपने प्रोडक्ट को अगर मार्केट में प्राइस कम है तो उसको होल्ड कर सकता है एंड देन बाद में सेल कर सकता है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करिए। तो उसका सिग्निफिकेंस आप इस तरीके से बता सकते हो कि पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप करे तो उसके क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। अभी जैसे आप रूरल एरियाज में जाओगे तो रोड्स मोर एंड लेस रूरल एरियाज में डेवलप हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर पहुंच चुकी है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से काम हो चुका है रूरल एरियाज में, तो इनका बेनिफिट डेफिनेटली फार्मर्स को मिल रहा है। बट अभी जैसे वेयर हाउसेज या कोल्ड स्टोरेज ये नहीं है अभी फार्मर्स के, तो इस वजह से उनको ड्रॉबैक्स मिल रहे हैं अभी। फिर उसके बाद में इसका ड्रॉबैक क्या है, देखो द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अगेन इनएडिक्वेट है। तो इसका मतलब यहाँ अभी भी जो एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बताया कि बस लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए, अभी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप होने की जरूरत है। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर को अगर रियली क्या करना है, एक प्रॉफिटेबल लोकेशन में रहना है और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। और इसके लिए केवल गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती, अब इसको क्या प्राइवेट सेक्टर को, एमएनसीज को भी अलाउ करना पड़ेगा, उनको भी इन्वाइट करना पड़ेगा। तो इसमें भी 3 पॉइंट बना लोगे आप। सबसे पहला मीनिंग, सिग्निफिकेंस और ड्रॉबैक्स। फॉर्मेट वही रहेगा सारे पॉइंट्स में, यस और नो। Yes, sir. तो बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट हो जाएगा तैयार, साइड में लिख लेना बिल्कुल अच्छे से कि मीनिंग, सिग्निफिकेंस और ड्रॉबैक्स। फॉर्मेट वही रहेगा, बस डिटेल चेंज हो जाएगी।
आगे चले नेक्स्ट पॉइंट पे, यस और नो? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अभी कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होती है? देखो कोऑपरेटिव मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ फार्मर्स। कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब द ग्रुप ऑफ फार्मर्स। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक इंडिविजुअल फार्मर्स क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को सेल करने जाएगा तो उसको किया जा सकता है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है डेफिनेटली। और एक इंडिविजुअल फार्मर अगर मान लो कुछ इनपुट्स खरीदेगा तो उन पे भी क्या होगा, हाई प्राइस चार्ज हो सकती है। बट एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स मान लो बना लें और वो सारे एक साथ कलेक्टिवली क्या करें, सेल करने जाए और कलेक्टिवली वो इनपुट, तो डेफिनेटली वो उससे बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है ये बेसिकली क्या है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप था ना, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली जो था वो फाइनेंस के लिए हम यूज़ कर रहे थे। कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब यही आ गया कि वहाँ जो फार्मर्स है उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना के उन्होंने क्या कर लिया, कलेक्टिवली वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कलेक्टिवली वो इनपुट्स खरीद रहे हैं ताकि दे एबल टू डू द बार्गेन, और बार्गेन करके उनको क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। तो देखो इसमें ये बता रखा है कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूटिलाइजिंग द फेयर प्राइसेस ऑफ फार्मर्स प्रोडक्ट, ये थर्ड एस्पेक्ट ये तो बता दिया। द सक्सेस ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव ये बता दिया, एग्जाम्पल दे रखा है जैसे मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी सक्सेसफुल हुई, वैसे ही एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम द सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ गुजरात। और ये राजस्थान में भी देखते हो डेयरी वाला जो एग्जाम्पल अपना सरस वाला वो बता दिया। अब देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट हो रहा है इसका, अंडर दिस सिस्टम फार्मर्स गेट टुगेदर, ये बेसिकली यहाँ डेफिनेशन आ रहा है, एंड फॉर्म द मार्केटिंग सोसाइटी टू सेल देयर प्रोडक्ट कलेक्टिवली एंड टेक द बेनिफिट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये आप डेफिनेशन और उसके सिग्निफिकेंस दोनों एक ही पॉइंट के अंदर दे दिए। और इसके अलावा आप पहले डेफिनेशन बता देना, फिर उसके सिग्निफिकेंस बना देना और फिर ड्रॉबैक्स, वही सेम फॉर्मेट रहेगा। तो ड्रॉबैक में क्या है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग जो हमारी इंडिया में है वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बिकॉज रीज़न क्योंकि फार्मर्स को उसमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला और फार्मर थोड़े एजुकेटेड भी नहीं है। तो इसमें देखिए ये कि कोऑपरेटिव हैव रिसीव्ड ए सेटबैक ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट ड्यू टू द इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ द फार्मर्स मेंबर एंड लैक ऑफ appropriate link between the marketing, processing, cooperative and insufficient financial management। तो मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं आई, क्योंकि उनको एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला और वो प्रॉपर जो पर्टिकुलर एजेंसीज है, मतलब वो क्या करते हैं जो फार्मर्स है वो प्रॉपर उनमें इतना इनिशिएशन नहीं है, लीडरशिप नहीं है कि वो बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ या जो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि फार्मर्स जो है वो जो इनको इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ लिंक क्रिएट नहीं कर पाए, जो वहाँ प्रोडक्ट सेल कर पा रहे वहाँ जो बायर्स हैं उनके साथ अपने लिंक, तो वो मतलब लाइजनिंग नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से और उसकी वजह से ये फेल हो गया और एक फाइनेंस मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम आ गया। तो ऐसे ओवरऑल मिला के ये सारी प्रॉब्लम की वजह से क्या हो गया, क्योंकि फार्मर्स इतने एजुकेटेड नहीं है, इतने उनको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, तो उस वजह से जितना इसका बेनिफिट मिलना चाहिए था ना वो बेनिफिट नहीं मिला। कुल मिला कि इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई, ड्रॉबैक्स हो गया। इसको भी हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट मीनिंग, सेकंड वही सिग्निफिकेंस और थर्ड क्या आ जाएगा बच्चे, दैट इज ड्रॉबैक्स। आई होप ये पॉइंट, आई होप हो जाएगा शॉर्ट नोट्स तैयार, यस और नो? Yes, sir. ना आगे चले आप, Yes, sir. चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस वर्ड का क्या मतलब होता है, डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, डिसेमिनेशन To spread. Sir, इसका स्प्रेड मतलब करना, to spread हाँ information. स्प्रेड कर, तो लिखा हुआ ना कि दिस रेफर टू द स्प्रेड ऑफ मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वैसे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा कि फार्मर्स को मेनली प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इस बार आपने देखा कि राजस्थान में बेसिकली जब अगर अच्छा रेनफॉल होता है तो भी नुकसान फार्मर्स को और नहीं होता है तो भी, आपने देखा इस बार बारिश अच्छी हुई तो भी फार्मर को नुकसान हो गया और अगर नहीं होती है तो भी नुकसान। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उनको वेदर फोरकास्टिंग प्रॉपर पता नहीं है, इसके अकॉर्डिंग वो अपनी हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, है ना, उनको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस अवेलेबिलिटी इन द मार्केट पता नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हाई यील्ड सीड्स की मार्केट में कौन कौन से सीड्स अवेलेबल है बढ़िया क्वालिटी के वो पता नहीं है। तो ऐसे मार्केट उनको क्या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते और वो डिसीजन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली उनको नुकसान होगा। तो इस तरीके से पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि फार्मर्स आर वेरी
लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड या लैक ऑफ अवेयरनेस, और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उनको बहुत नुकसान होता है। इस तरीके से आप इसको एक बार पढ़ लो बस केवल। इसमें ये सारा दे रखा है, देखो इट हेल्प फार्मर्स। अब इसका सिग्निफिकेंस भी दे रखा है कि अगर उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली क्या करेंगे, इट हेल्प फार्मर्स टू टेकिंग द डिसीजंस, मैंने आपको बता ही दिया। और टू मार्केट इन्फॉर्मेशन हेल्प द फार्मर्स गेटिंग द फेयर प्राइसेस। तो इसका सिग्निफिकेंस दे रखा है, मीनिंग दे रखा है, एंड देन ड्रॉबैक्स कुछ है नहीं। तो वैसे एक एडिशनल पॉइंट हम करके चल रहे हैं, बाकी वैसे कोई ज़्यादा एनसीईआरटी में नहीं है तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इस पे चलते हैं, तो आगे चलते हैं, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो इस पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में तीन चीज़ें हैं। एक तो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरा क्या है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, और थर्ड इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखो मेरे को एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ इसको, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको ये पॉइंट, और समझ में आ जाएगा अभी। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो डे बाई डे क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। अब आप भी न्यूज़ में देखते होंगे और बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, तो कोई बता सकता है कि फार्मर सुसाइड्स क्यों करते हैं, वाई? सर उनको क्योंकि लोन बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट लोन पे टाइम मिल जाता है, तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। और वो डेप्थ में हो जाते हैं। हाँ, मेनली क्या होता है कि देखो दो रीज़न होते हैं फार्मर को सुसाइड करने का। एक तो सबसे पहला रीज़न क्या होता है कि जो फार्मर्स क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग करते हैं। अब उनकी क्रॉप्स या तो क्या हो गई कि किसी वेदर की वजह से या वह कैसे डैमेज हो गई, वो एक तो दिक्कत आ जाती है। दूसरा क्या होता है कि अगर मान लो डैमेज नहीं हुई, सब कुछ सही है, ठीक है, अब वो मार्केट में उसको सेल करने जाते हैं तो उनको प्रॉपर प्राइस नहीं मिलती। तो जब प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रही या मार्केट क्या हो गई, जो फसल है वो ख़राब हो गई, तो फार्मर को क्या होगा, क्योंकि देखो फार्मर्स हमने डिस्कस किया था रूरल क्रेडिट में कि वो जो अपनी फाइनेंस रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी करते हैं, क्योंकि उनकी इनकम तो 6 मंथ के बाद आती है, तो वो लोन लेते हैं। अब जब वो लोन लेते हैं और उनको बाद में जब वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने जा रहे हैं और इतना पैसा भी नहीं मिला कि उनकी कॉस्ट भी कवर हो, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, जब उनकी कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही है और वो रिपेमेंट ऑफ लोन नहीं कर पाएंगे और आगे नेक्स्ट ईयर के लिए वो सीड्स नहीं खरीद पाएंगे या आप पूरी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली फार्मर्स के पास क्या ऑप्शन होगा, फार्मर्स के पास एक ही ऑप्शन होगा कि या तो वो क्या करेंगे, वहाँ से माइग्रेट करेंगे, रातों रात उनको भागना पड़ता है, तो माइग्रेट करेंगे, या फिर वो क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो अब इस तरीके से अगर फार्मर सुसाइड करते रहेंगे, माइग्रेट करते रहेंगे, तो बताओ हाँ, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन डे बाय डे डिक्रीज होगा, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो फिर हमारी पूरी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, क्लैप्स हो जाएगी। देखिए आप डेली लाइफ में देखो, हमारी अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले हम गुड मॉर्निंग किससे होती है, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिल्क, ब्रेड, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो हमारे सेक्टर्स है, जैसे सेकेंडरी सेक्टर है, उसको इनपुट भी एग्रीकल्चर से मिलता है। मतलब एक सेक्टर अगर डाउनफॉल आएगा तो पूरी इकोनॉमी में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आता है, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि यार ऐसे तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। अब आज ही देखो न्यूज़ अगर आप देख रहे हो तो आज न्यूज़ में आ रहा है कि एमएसपी रिवाइज हो गया। आज एमएसपी बढ़ाई, हाँ, एमएसपी बढ़ा दिया, आज की न्यूज़ में आया है। तो जैसे वीट की जो है वो 150 रुपीज़ बढ़ा दिया, ऐसे अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग बढ़ाया है। तो ये एमएसपी क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। मतलब गवर्नमेंट एक गारंटी दे रही है आपको कि आपको इतनी प्राइस तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, फार्मर जब मार्केट में बेचने जाते हैं तो बहुत प्राइस कम हो जाती है और उसकी वजह से उनको नुकसान। तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप प्रोडक्शन कंटिन्यू करिए, हम आपको, जैसे वीट की प्राइस हो गई अभी एमएसपी रिवाइज होने के बाद 2400 पर केजी, मतलब 20 पर केजी, 24 पर केजी मान लो आप, तो 24 पर केजी या पॉइंट्स में मिला के राउंड ऑफ 25 मान लो आप, तो 25 रुपी पर केजी गवर्नमेंट ने एश्योर कर दिया कि आपको ये प्राइस तो मिलेगी ही मिलेगी। इससे क्या हो जाएगा, फार्मर को क्या होगा, लॉस नहीं होगा, मतलब उसको इतना तो मिल जाएगा कि वो एग्रीकल्चर क्या कर लेगा, कंटिन्यू कर सकता है। तो यही एक एमएसपी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट देती है, तो उससे क्या हो जाता है, बेसिकली फार्मर्स को रिस्क उनकी मिनिमाइज हो जाती है और दे कंटिन्यू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्योंकि अगर मार्केट में प्राइस कम होगी तो गवर्नमेंट के पास बेच देंगे, तो गवर्नमेंट आउटलेट्स होते हैं उन पे जाके वो बेच सकते हैं, और अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा है तो प्राइवेट को बेच देंगे, और कम है तो वो गवर्नमेंट को। तो मोर एंड लेस उनको उतनी प्राइस तो बेसिकली इसमें अभी तक 24 क्रॉप्स, 24 या 27 क्रॉप्स ही कवर हो रही है अभी सारी मिला के, जिसके अंदर ग्रेन्स आ गए, कमर्शियल क्रॉप्स आ गए, सब मिला के, मतलब सारा कवरेज नहीं है, बट 24 या 27 मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट दोनों में से एक ही है, या तो 24 या 27 यही कवर हो रही है। तो इससे क्या होता है, फार्मर को क्या होता है, एक सपोर्ट मिल रहा है, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ गया। अब जब गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस करेगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा,
फार्मर से वो खरीदना पड़ेगा। तो फार्मर से खरीदेगी तो उसको फिर गवर्नमेंट उस जो खरीदा हुआ जो ग्रेन्स है वो सारा उसका क्या करेगी, बफर स्टॉक करेगी, ताकि फूड सिक्योरिटी हो जाएगी। मतलब आगे जैसे अभी आपने देखा था कोविड के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट ने फ्री में सबको वीट, इवन नॉट इन विद इन द कंट्री, बहुत सारी जैसे अरब कंट्रीज़ में भी सप्लाई किया, नेपाल को, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ को भी हेल्प किया। तो इसका मतलब हमारे पास आज इतना बफर स्टॉक है ग्रेन्स का कि अगर 5 ईयर्स तक भी हमारे पास ग्रेन प्रोड्यूस ना हो तो हम हमारी गवर्नमेंट हमारे को फ्री में खिला सकती है। तो ये सारा बफर स्टॉक कैसे मेंटेन हुआ, बिकॉज फार्मर्स गवर्नमेंट को सेल करेंगे तो गवर्नमेंट जाके उसको क्या कर लेती है, बफर स्टॉक में मेंटेन कर लेती है स्टोर, ताकि फूड सिक्योरिटी होगी, फ्यूचर अनसर्टेनिटी में काम आएगा। इसके अलावा वो क्या करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या करती है, सोशल वेलफेयर करती है, कि जैसे जो APL BPL लोग होते हैं, जो जिनकी पॉवर्टी बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जो फेयर प्राइस शॉप है उनके थ्रू उनको 2 kg और 3 kg रुपीज़ में क्या कर देती है, ग्रेन्स प्रोवाइड करवा देती है, ताकि उनका क्या हो, पॉवर्टी कम हो, उनका सोशल वेलफेयर बढ़े। तो मतलब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट क्या करी, APL BPL को ऑलमोस्ट फ्री में क्या कर रही है, ग्रेन्स और ये सारा, ताकि एटलीस्ट वो क्या करें, स्टारवेशन ना हो और पॉवर्टी खत्म हो, सोशल वेलफेयर हो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अचीव करती है। हालांकि वैसे देखो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नॉनसेंस है, बिकॉज नॉनसेंस क्यों है, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल नॉनसेंस है। वाई, बिकॉज गवर्नमेंट की देखो कॉस्ट क्या आ गई, 25 रुपीज़ तो उसको फार्मर को देना ही देना है। इसके अलावा उसकी ट्रांसपोर्टेशन है ना, अभी स्टोरेज मिला मिलू के 5 रुपीज़ आप और मान लो, तो गवर्नमेंट को टोटल प्राइस जो पड़ रही है वो मान लो वीट की प्राइस पड़ रही है 30 रुपीज़, और वो कितने में दे रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ में। तो बताओ डायरेक्ट गवर्नमेंट को कितना बड़ा नुकसान, मतलब कितना बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर। तो बट हालांकि बर्डन है, बट उससे सोशल वेलफेयर हो रहा है। बट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर वो पैसा गवर्नमेंट वहाँ खर्च नहीं करेगी तो कहीं डेवलपमेंट में खर्च करेगी। तो वैसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स टोटली नॉनसेंस, बट फिर भी गवर्नमेंट वेलफेयर इसे कर रही है। तो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स में 3 इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है, MSP, सेकंड क्या है, बफर स्टॉक, और थर्ड क्या आ गया, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये तीनों समझ में आ गए क्या, यस और नो? पहले बताओ आप लोग। Yes, sir. पर ड्रॉबैक क्या है इसका, कि हाउएवर डिस्पाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्राइवेट ट्रेडर्स बेसिकली क्या है, जो है वो डोमिनेंसी अभी भी है। मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, बट आप देखो ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि फार्मर्स को बहुत ही कम बेनिफिट मिल रहा है उस MSP का, इतना कोई ज़्यादा, मतलब क्योंकि हमारा इंडिया कितना बड़ी कंट्री है और कितने सारे फार्मर्स हैं, तो गवर्नमेंट इतना नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सारे फार्मर्स की क्रॉप्स को खरीद ले। तो वो लिमिटेड फार्मर्स को ही अप्रोच उसके पास सेल कर पाते हैं, बट ये वेटिंग में करना पड़ता है, तो वेट करना पड़ता है, तो इस वजह से उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा जितना मिलना है। तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट को इसमें अब क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को और MNCs को इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। बाकी गवर्नमेंट के लिए मतलब अभी भी ट्रेडर्स की मोनोपोली चल रही है, गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पड़ा, तो वो उसका ड्रॉबैक्स हो गया। ठीक है ना? Yes, sir. अब ये आता है इमर्जिंग ऑल्टरनेट, ये लास्ट वाला टॉपिक आ गया हमारा, ये अलग हेडिंग है मेजर। तो इसका जो ये जो हाईलाइट कलर है ना वो चेंज कर लेना आप। इसका कलर जो चेंज होगा ना वो बेसिकली ये वाला कलर होना चाहिए, इसका जो मेजर हेडिंग ग्रीन वाला होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इसमें जो ग्रीन वाले पॉइंट है इसके मेन पॉइंट आ गए। तो देखो जैसे ग्रीन में सबसे पहले मीनिंग आ गया, फिर ऑब्स्टेकल्स आ गया, ये सारी मेजर हेडिंग है, फिर उसके बाद में ये मेजर्स आ गए, और वैसे ही ये एक मेजर हेडिंग है दैट इज ऑल्टरनेट, इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल। तो ये बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर ये मेजर्स का ही पार्ट है या फिर क्या है, तो इसका आप इसको मेजर पॉइंट बना लेना। तो कुल मिला के एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कितने पॉइंट हो गए, फर्स्ट मीनिंग हो गया, देन ऑब्स्टेकल्स हो गए, देन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, एंड देन फोर्थ पॉइंट ये है बेसिकली। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, देखो 2 पॉइंट आपको 2 कीवर्ड मार्क करने, फिर मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। देखो एक तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट का मार्क करना है दैट इज डायरेक्ट, एक तो ये कीवर्ड मार्क करना है डायरेक्ट वाला, ये सर ये इम्पोर्टेंट है क्या? बहुत, हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो इसमें आपको कीवर्ड मार्क करना है वो कॉन्ट्रैक्ट और अलायंस, ये वाला, ये 2 कीवर्ड मार्क कर लो आप इसमें बेसिकली, बाकी देखना मैं भी समझा रहा हूँ। और एक ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है इसमें, जो मैं भी बताऊँगा आपको, फिर कीवर्ड्स मार्क कर लो। तो बेसिकली इसमें 2 कीवर्ड मार्क करने हैं आपको। अब देखिए ये क्या है, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। आज फार्मर्स, जैसे हम ऑनियन की बात करते हैं, आज प्रेजेंट में ऑनियन की प्राइस चल रही है 60 रुपये पर केजी। आपको क्या लगता है कि फार्मर को उसका कितना प्राइस मिला होगा, व्हाट डू यू थिंक?
सर सर 10 5 5 से ओनली 5, Five. लेस देन 5, मुश्किल मतलब से कंफर्म है कि लेस देन 5 रुपीज फार्मर को मिला है, और हमारे को कितना देना पड़ रहा है 60। तो बाकी सारा पैसा कहाँ जा रहा है? मिडिलमैन्स, मीडिएटर्स मिडिलमैन्स को जा रहा है। तो ये सारा फार्मर को नुकसान हो रहा है। अगर मान लो फार्मर डायरेक्टली कांटेक्ट कर ले, फार्मरली डायरेक्टली कांटेक्ट कर ले कंज्यूमर से, और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट करके हम एक एवरेज प्राइस ले लें 25, कि 25 एक एवरेज प्राइस डिसाइड हो गई, तो फार्मर्स को बताओ कितना एक्स्ट्रा मिल गया? 20 रुपीज़। 20 उनको 5 मिल रहा है और 20, तो फार्मर के लिए तो बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा एग्रीकल्चर। सोचो 5 रुपीज़ से डायरेक्ट उनको कितना मिल रहा है? 25। और कंज्यूमर को भी कितना बेनिफिट हो गया कि कंज्यूमर कितना पे कर रहा था 60, और उसको कितना करना 25। तो इन्फ्लेशन, ये भी सारी प्रॉब्लम खत्म, गवर्नमेंट को भी फायदा, गवर्नमेंट को भी ये, जैसे आज आज आप न्यूज़ देख रहे हो एमएसपी बढ़ानी पड़ रही है, या गवर्नमेंट को डीए बढ़ाया अभी गवर्नमेंट ने, अभी आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीए बढ़ाया, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया अभी, एक दिवाली बोनस दिया जो हर राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को 7,000 रुपीज़ मिलेंगे, और 3% डीए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, एमएसपी बढ़ा दी। अब ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट पे बर्डन है। ये जो बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से या तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है कि गवर्नमेंट क्या करे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर ले, या फिर गवर्नमेंट क्या करे, ये पैसा देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को पैसा देके सेम क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये गवर्नमेंट पे कितना बर्डन आ रहा है, सोचो आप कितना बर्डन आ रहा है गवर्नमेंट पे बढ़ाने की वजह से। और अगर इसकी बजाय अगर ये फार्मर्स को ये डायरेक्ट चैनल्स क्रिएट कर दिए जाए, तो डायरेक्ट चैनल के थ्रू फार्मर तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फार्मर को ऑटोमेटिकली पैसा मिल रहा है, और कंज्यूमर के प्राइस भी कम, तो इन्फ्लेशन सब कुछ ही कम हो रहा है, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो फार्मर्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, अभी वो जो हो नहीं पा रहा है। कुछ प्रैक्टिस में देखो ये आ जाते हैं, बेसिकली 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मंडी, तो एक बार आ जाता है कि अपनी मंडी इज ए डायरेक्ट चैनल विच इज़ पॉपुलर इन विच स्टेट्स। तो ये पता होना चाहिए कि अपनी मंडी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा ये सक्सेसफुल है। हरदासपुर मंडी ये पुणे के अंदर है। रीतू बाजार ये बेसिकली कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो ये आपको क्या करना है, ये स्टेट्स और इसके जो नेम है ना वो याद रखने हैं। बेसिकली क्या है, एग्जाम में आ जाते हैं, ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो बताओ डायरेक्ट चैनल समझ में आ गया कि फार्मर्स ऑल्टरनेट चैनल मतलब वो डायरेक्ट कंज्यूमर से कांटेक्ट करके अपना प्रॉफिटेबल लोकेशन बना सकते हैं क्या एग्रीकल्चर को? यस और नो? यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स है। इसके बाद सेकंड आता है फर्दर क्या कर सकते हैं फार्मर। देखो ये आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या आ गई? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अलायंसेज। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि मिडिल मैन्स को उठाने का एक दूसरा तरीका और है, वो क्या है कि जैसे एक बिग बास्केट आपने देखा होगा, रिलायंस फ्रेश, ये लोग कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेते हैं, एक अलायंस कर लेते हैं। ये पहले फार्मर से जाके कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, बहुत सारे फार्मर को बोल देते हैं कि वो पहले ये बता देते हैं कि आपको ये प्रोड्यूस करना है, कि इतने आपको टमाटोज, इतने आपको पोटैटोज, सारी चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे को इतनी रिक्वायरमेंट है, हमारे को ये चाहिए, और प्राइस भी एवरेज प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, जिसमें ना फार्मर का नुकसान ना इनका नुकसान। अब बाद में चाहे मार्केट में कोई भी प्राइस हो, उससे ना तो फार्मर को कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना जो ये बिग बाज़ार और जो ये है ना मार्केट जो सेलर्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब हो गया कि जो ये बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं, या जैसे बड़े जैसे हमारे मान लो कोई भी अगर इंडिया एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई स्टार्टअप आ सकता है जो डायरेक्ट फार्मर से क्या करे, कॉन्टैक्ट करे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाए, जिसकी वजह से क्या होगा, फार्मर को क्या होगा, एक एवरेज प्राइस मिल जाएगी ताकि उनको भी नुकसान नहीं। और नॉर्मली आप देखते हो बिग बास्केट और इनकी प्राइस चेंज नहीं होती है, फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती है, वो जो प्राइस होती है उनकी सेम ही रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके क्या कर रखा है, सोर्सिंग कर रखी है, तो मार्केट में क्या प्राइस चल रही है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला भी बताओ ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दोनों की रिस्क मिनिमाइज हो जाती है, प्रोड्यूसर की भी और फार्मर की, मतलब फार्मर की भी और सेलर की भी, दोनों की हो जाती है, और कंज्यूमर को भी इसका बेनिफिट मिलता है। तो ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेट चैनल है जिसके थ्रू एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करके फार्मर की इनकम को बढ़ाया जा सकता है। यस और नो? बोलिए, हो सकता है? यस सर। अब देखो इनके बेनिफिट यहाँ लिखे हुए हैं कि इसके इन दोनों अरेंजमेंट, पहले तो अरेंजमेंट बता दी कि ये जो अरेंजमेंट है ये ऑल्टरनेट चैनल सभी चल रहे हैं बट इतने सक्सेसफुल नहीं है, बट फिर भी इनके बेनिफिट क्या हो लगे कि देखो रिड्यूसिंग द प्राइसेस ऑफ दिस फार्मर्स और इट ऑल्सो एक्सपेंड द मार्केट ऑफ द फार्मर। तो ये बेनिफिट मिल जाएगा फार्मर्स को। तो इस तरीके से एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है इस पर कि एक्सप्लेन द ऑल्टरनेट
इमर्जिंग ऑल्टरनेट चैनल्स फॉर द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो ये आने को आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, नो डाउट। तो आई होप ये हमारा पूरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। ये एक टॉपिक हमने पूरा आज कंप्लीट कर लिया।